हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट गाइड एकेडमी पर। तो चलो मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूं जिसका नाम है संक्षारण। लिख के ले लो, इस पार्ट से आपके एग्जाम में बिल्कुल एक न एक क्वेश्चन, इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो ये जो टॉपिक है आपका संक्षारण वो कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भी। तो चलो भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो प्यारे बच्चों, संक्षारण किसको बोला जाएगा? तो ध्यान से समझना, संक्षारण क्या होगा, कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वैसे बेसिकली आपने देखा होगा कि आपके आसपास धातु की जो वस्तुएं होती हैं उस पर कोई ना कोई रस, मतलब किसी ना किसी प्रकार की उस पर अशुद्धियाँ जम जाती हैं। हाँ सर, देखे हैं, जैसे कि लोहे पे ही देख लो, लोहा कहीं पे पड़ा हो खुला जगह पे तो उसमें जंग लग जाती है। चांदी है, उसमें काला काला जमाव आ जाते हैं परत में। ठीक है, मतलब आभूषण जो होते हैं आपके, चाहे धातु के जो बने होते हैं आभूषण, उस पर कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ आ जाती है, गंदगी आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, वो जो प्योर फॉर्म में रहता है धातु, उसके ऊपर जो अशुद्धि, जो गंदगी आती है, असल में उसी को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्रियाशील धातु ऑक्सीजन तथा नमी, अब नमी मतलब H2O, नमी से क्रिया करती है। जो सक्रिय धातु होंगे वो ऑक्सीजन, वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन, और साथ में नमी भी तो है ना भाई, थोड़ी मात्रा में नमी। अब नमी मतलब H2O, जल वाष्प। तो नमी के साथ क्रिया करके तथा उनके यौगिक मुख्यतः ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब धात्विक ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो यह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? यह क्रिया कहलाती है संक्षारण। तो ये आपको परिभाषिक रूप से ये याद रखना है। बाकी मैंने तो आपको बिल्कुल बेसिकली तौर पे समझा दिया कि संक्षारण क्या होगा। किसी भी जो धातु है, कोई भी धातु के ऊपर अशुद्धि जमा हो जाती है, और वो अशुद्धि किस रूप में जमा होती है? ऑक्साइड के रूप में। ठीक है भाई, मतलब आप किसी भी आभूषण को जो धातु का बना है, धातु के ही बनते हैं, तो धातु को आप ऐसी खुली जगह में छोड़ दो, तो खुली जगह में छोड़ोगे तो खुली जगह में वायु है, नमी है, उनके साथ इनका रासायनिक क्रिया होता है जो हम नहीं देख पाते। हम कैसा देखेंगे भैया उनके बीच का रासायनिक क्रिया? ठीक है, वो तो हम जब जंग लग जाता है उस पर, जब अशुद्धि जम जाती है तब देखते हैं। तो संक्षारण समझ में आ गया। लेकिन दूसरा पॉइंट समझो, लोहे की ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया से या क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? जंग लगना बोलते हैं। अब सर संक्षारण और जंग में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, जितने भी धातुएं होती हैं, जितने भी धातुएं होंगे, ठीक है, जितने भी धातुएं होती है उनमें यदि अशुद्धि जम जाए, मतलब वो यदि जल और वायु के साथ, हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, तो उनके सरफेस पे, उनकी सतह पे जो अशुद्धि जमती है वो आपका कहलाएगा संक्षारण। लेकिन जंग शब्द का इस्तेमाल आपको स्पेशली लोहा के लिए करना है। किसके लिए करना है भैया? लोहा के लिए। तो प्यारे बच्चों, लोहा में जो अशुद्धि होती है, जो संक्षारण होता है, उसको वैज्ञानिकों ने स्पेशल तौर पे नाम दिया कि भैया इसको आप क्या बोलोगे? जंग बोलोगे। क्या बोलोगे? जंग बोलोगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे चांदी पे आपने देखा होगा काला काला परत जम जाता है चांदी पे, तो उसको जंग नहीं बोलते, वो संक्षारण कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सभी धातुओं में यदि अशुद्धि है तो वो संक्षारण होगा। लेकिन बेसिकली जंग शब्द किसके लिए हमको यूज़ करना है? वो हम करना है लोहा के लिए। तो लोहा के लिए लोहा में जो संक्षारण होगा बच्चों, लोहे में जो संक्षारण होगा उसको नाम देना है, क्या नाम देना है? जंग। अब इस जंग का भी स्पेशल फार्मूला है, सूत्र है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देखो, आपने देखा होगा लोहे की कील, देखे हो नहीं भाई? लोहा का खिला देखे हो ना जी? तो लोहे की कील, लोहे की पाइप देखे ही होंगे, आदि कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहें, मतलब उसका कोई माई बाप ना रहे, इसी रोड में फेंक दो या खुले जमीन पे या कहीं पे इधर उधर बिखरा है, तो उसको यदि देख रेख नहीं करते हैं, ऐसी हवा में लटका है, वो खुला ऐसे पड़ा है, तो पड़े रहें तो उसमें जंग लग जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, वो ऐसे खुला पड़ा रहेगा तो उसमें तो जंग लगना स्वाभाविक बात है। क्यों? क्योंकि जो लोहा होता है प्यारे बच्चों, आयरन होता है, लोहा होता है, वो सक्रिय धातु है।
वो आसानी से किसी भी अपने आसपास के तत्वों के साथ वो आसानी से क्रिया कर लेता है। अच्छा, तो ये होगी, ठीक है। कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहें तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो इस प्रकार धातुओं की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया संक्षारण क्या है। ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ और आपको इसका स्क्रीनशॉट पीडीएफ चाहिए तो नीचे फोल्डर बना है, वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं संक्षारण की रासायनिक अभिक्रिया, मतलब लोहे पर जंग लगने की रासायनिक सिद्धांत। अब लोहा पे किस प्रकार से जंग लगेगा उसको आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो बी कॉन्संट्रेटेड। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों, लोहा को देखो, लोहा तो एनोड पर, यहाँ पे एनोड क्यों लिख रहा हूँ समझ जाओगे। एनोड पर क्या होगा पता है? अच्छा, लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। हाँ, तो लोहा जो होता है धातु है, वो धातु में कौन सा गुण होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण। कौन सा गुण? इलेक्ट्रॉन त्यागने का। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो हम उसको नाम दे देंगे कि हाँ भाई आप धातु हो, उसको घोषित कर देंगे धातु हो। ठीक है, तो यहाँ फेरस ने क्या करा, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो जब फेरस अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सिंपल सी बात है, यदि वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर कौन से चार्ज आएगा? उस पर आ जाएगा सर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये फेरस नहीं रहा, अब इस फेरस आयन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर कितना चार्ज आ गया? 2 चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब ये एनोड अभी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण धातुओं में होगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। और प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है वो एनोड पे होती है। इसको मैंने पहले भी बता चुका है आपको विद्युत अपघटन रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगा वो एनोड में होगा। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो गुण होगा ऑक्सीकरण होगा वो कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है। ठीक है, अब चलते हैं कैथोड पे। एनोड तो हो गया, अब चलते हैं कैथोड पे। अब जाहिर सी बात है कैथोड है मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अब देखो, इसने फेरस ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागकर Fe2 पॉजिटिव बनाया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है बच्चों, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कौन रखा इसके इलेक्ट्रॉन को? तो वो यहाँ पे ध्यान से समझना। अब वातावरण में क्या है? नमी है सर, H2O है, नमी है, और क्या है वातावरण में? ऑक्सीजन भी है सर, O2 है। तो ये दोनों भाई साहब क्या करेंगे? ये दोनों भाई साहब जो मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन निकला है ना यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से फेरस से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसको ये दोनों भाई साहब मिलकर, ये दोनों पहले मिलकर क्या बनाएंगे पता है? OH, हाइड्रोक्सिल। और ये OH यहाँ पे, ये जो OH है हाइड्रोक्सिल, उस पर एक निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आएगा। अब ध्यान से समझना, ये इस इलेक्ट्रॉन को किसने ग्रहण कर लिया? इन्होंने ग्रहण कर लिया। अब मैंने आपको पहले भी बता चुका है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? अपचयन। हम उसको क्या बोलते हैं? अपचयन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पर कैथोड पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर अपचयन, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो ऑक्सीकरण, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अपचयन। तो इन्होंने क्या करा? इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। एक फेरस से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने और भी फेरस होंगे, तो इन्होंने 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे लगभग कितने हाइड्रोक्सिल होंगे? 4। क्योंकि समीकरण आप संतुलित करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करेंगे भाई समीकरण संतुलित? तो देखो, यहाँ पे सामने में 4 लिखा हूँ तो 2 ऑक्सीजन है, तो अब भैया यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो इधर 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2, अब 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो सामने में क्या लिख दूँ? 2, अब 2 दूनी 4। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं होगा ये, क्योंकि इधर ऑक्सीजन है। ध्यान से देखो, ये इसको हटा दो, इधर देखो, अब ठीक है। 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और सामने में 2 लिखा तो 2, तो 2 और 2 4। तो इस प्रकार से ये 4 हाइड्रोक्सिल आयन बना लिया। अब उसके बाद क्या होगा और समझना रिएक्शन। अब उसके बाद, अब भैया इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो उसको इसने ग्रहण कर लिया। अब इसका क्या होगा? Fe2 पॉजिटिव का। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव है, ये जो आपके Fe2 पॉजिटिव है,
वो इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन करेगा। इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन करके ये आयन हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? आयरन, FeOH2 आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा बच्चों। इसका नाम क्या हो जाएगा? आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये बना लेंगे भैया अपना बढ़िया सा आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना भाई, कि सबसे पहले आयरन ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा, Fe2 पॉजिटिव बनाया, उस इलेक्ट्रॉन को जो वातावरण में जो नमी है और जो ऑक्सीजन है उसने ग्रहण करके हाइड्रोक्सिल आयन बना लिया, OH नेगेटिव। उसके बाद ये फेरस जो 2 पॉजिटिव है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर खाली पीली बैठा था, उनको अब शौक पूरा हो गया उसका इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। अब देखा इधर जकर बकर इधर उधर, तो क्या देखा? अरे उधर तो हाइड्रोक्सिल आयन है, OH नेगेटिव है, क्यों ना उसके साथ मैं अपना बॉन्ड बना लूँ। तो उसके साथ उसने ऐसा बॉन्ड बना लिया। और Fe2 पॉजिटिव मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ से तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, तब समीकरण संतुलित होगा। अब यहाँ से 2 हाइड्रोक्सिल से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला और इस प्रकार से ये बॉन्ड बना लिया, तो FeOH2 बना। ठीक है भाई, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। समीकरण भी संतुलित है, आप देख सकते हो। ओके, अब देखो भैया हमारे सामने आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो आपके आयरन हाइड्रोक्साइड हैं FeOH2, ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया वो अपने और वातावरण में जो और भैया वातावरण में तो क्या बोलते हैं, नमी तो है ही, ऑक्सीजन तो है ही, कमी थोड़ी है। तो वातावरण में और भी नमी है, क्या बोलते हैं, नमी है, ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्शन करेगा। जैसे कि हाफ O2, क्योंकि हाफ O2 इसलिए लिखा क्योंकि भैया ऑक्सीजन तो आपका ऐसे ही नहीं मिलेगा सिंपल फॉर्म में, जब मिलेगा O2 के रूप में, और अपने को 1 ऑक्सीजन चाहिए तो मैं हाफ कर दिया। ठीक है, 2 का आधा। ठीक है, तो हाफ O2 प्लस H2O, ये नमी है आपका और ये है आपका गैस, ये गैस फॉर्म में रहेगा G, और ये किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड L। इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर से जो आयरन के हाइड्रोक्साइड बने हैं वो इनके साथ रिएक्शन करेगा, और जो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? अब ये प्रोडक्ट बनाएगा भैया Fe2O3.XH2O, ये बनाएगा, ये आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड बोलता हूँ, ये आपका आयरन हाइड्रोक्साइड है, ये आपके हाइड्रेट आयरन बनाएगा, इसको हाइड्रेट आयरन बोलेंगे, जो कि यही क्या है बच्चों? यही है आपका जंग। इतने समय तक हम लोग क्या कर रहे थे? यही बना रहे थे, इतने सारी प्रोसीजर करके। ठीक है, ये है असल में जंग। तो जंग भैया अचानक नहीं लगता, अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे लंबी प्रोसीजर होती है, तब जाके ये जंग लगता है। तो ये है बच्चों जंग का फार्मूला Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये तो ये रिएक्शन अगर समीकरण संतुलित करें तो सामने में 2 लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे XH2O मतलब जल की मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी, तो X मतलब ये जल की अणुओं की संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, और आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो भैया नीचे फोल्डर बना है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पे समझते हैं इसकी जो कि आपके बुक में है, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत, जो कि ऐसा दिखा गया है। और आप बोल दो कि सर ऐसे ही बता दिए उसको रिएक्शन को, तो इतना बड़ा डायग्राम दिया है, वो क्या है? कुछ नहीं, ये भी समझो। देखो भैया यहाँ पर ये लोहे का रॉड है, ये पूरा आपका जो दिया गया है ना, ये वाला, ये पूरा लोहे का रॉड है। अब समझते हैं एक करके पॉइंट वाइज। ठीक है, जो अभी रिएक्शन आपको बताया सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। देखो क्या अलग है? ये डायग्राम बस अलग है, बाकी रिएक्शन तो वही है। अब देखो ये फेरस है, अब इस फेरस ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन त्यागा। ठीक है, ये बूंद के अंदर, ये वाली जो आपकी पोर्शन है, ये वाला, ये पानी की पतली परत, मतलब लोहे के ऊपर हल्की मात्रा में पानी की परत है। भैया पानी रहेगा, नमी रहेगी, तभी तो जंग लगेगा। और तुम उसको झिल्ली में पैक कर दियो, संदूक में रख दिए हो, तो कहाँ से जंग लगेगा? उसको तो हवा पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अब देखो ये खुला हवा में पड़ा है इसी, और ये वाला पोर्शन आपका वायु वाला है। अब देखो फेरस ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो प्यारे बच्चों यदि फेरस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो सिंपल सी बात है, फेरस पे कौन से चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, अब 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके बाद ये एनोड पे हो रही, क्योंकि हमको पता है एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण यहाँ पे एनोड पर ही होगा, यहाँ पर एनोड पर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड नाम दे दिए। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गमन करेगा, कहाँ की ओर गमन करेगा? इधर घूमने के लिए जाएगा इलेक्ट्रॉन,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गया और यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे कैथोड नाम दे दिया इसको। क्यों? क्योंकि भैया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है वो कैथोड कहलाता है, वो इलेक्ट्रोड कैथोड की होगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कौन है, नमी है। देखो ये आपकी पानी की परत नमी है और इधर ऑक्सीजन है, मतलब नमी H2O और इधर वायु में क्या है, ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर H2O है, तो लिख देता हूँ ऐसे H2O प्लस हाफ जल है, प्लस हाफ जल नहीं ऑक्सीजन है, हाफ क्या है, ऑक्सीजन। तो जल और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए, हालांकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार वो और भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि एक फेरस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। न जाने इसमें कितने फेरस के अणु हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को उसने ग्रहण किया, तो ग्रहण करके क्या बना लेगा, 2OH निगेटिव। न जाने से कितने निगेटिव चार्ज होंगे, लेकिन यहाँ पर 2OH निगेटिव दर्शाया गया है, ठीक है भाई। अब 2OH निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ तक बात क्लियर हुआ, ठीक है सर। अब देखो इस 2OH निगेटिव चार्ज को कौन ग्रहण करेगा, तो इस 2OH निगेटिव चार्ज का किसके साथ रिएक्शन होगा, ये जो आपके 2Fe2 पॉजिटिव बने हैं, ठीक है, यहाँ पे दर्शा दूं, यहाँ पे जो आपके फेरस Fe2 पॉजिटिव चार्ज बने हैं वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस 2OH निगेटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा और इन दोनों का रिएक्शन होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, FeOH2 निगेटिव। ये है आपके FeOH2 निगेटिव नहीं 2 बस, ठीक है, FeOH2 मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया। आयरन हाइड्रोक्साइड कैसे बना भैया, यहाँ के जो फेरस 2 पॉजिटिव चार्ज आयन थे वो इधर के 2OH निगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाया, रिएक्शन करा, तो अब ये FeOH2 कंपाउंड बना। उसके बाद अब ये घुलित अवस्था मतलब पिघली हुई अवस्था में, क्यों, क्योंकि वातावरण में क्या है जी, नमी है, वातावरण में क्या है, नमी। अब नमी मतलब क्या, H2O, ठीक है, और वातावरण में और क्या है, ऑक्सीजन भी है, O2 है, जो कि गैस फॉर्म में है, जी गैस फॉर्म में है। तो इन दोनों की उपस्थिति में ये क्रिया करेगा और इनकी अधिकता में ये बना लेगा जंग, जिसका सूत्र है Fe2O3.X H2O। यही क्या है बच्चों, यही है सर जंग, यही है जंग। ओके, तो इस प्रकार से देखो लोहे की परत में क्या बन जाती है भैया, जंग लग जाती है, जंग बन जाता है। तो अगर आपको जंग नहीं लगाना है तो लोहा मतलब जो भी धातु है उसको हवा और पानी से बचा लो, तो आपके जो धातु है उस पर जंग नहीं लगेगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूरा रिएक्शन कैसे चल रही है, ठीक है। और जिसको भी डाउट होगा तो वो बिल्कुल इस वीडियो को दोबारा ऐसे ऑन करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आपको इतना तो समझ में आ गया भैया कि लोहे के जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत किस पर कैसे काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं इसको, यहाँ पर जंग लगने को नियंत्रित करना। अब कैसे नियंत्रित करेंगे, अब जंग तो लग गया, ठीक है, अब लग गया सो लग गया, अब बाकी धातु को कैसे बचा सकते हैं जंग लगने से, वो यहाँ पे सुनिए। तो पहला, लोहे पर पेंट या ग्रीस लगाकर, पेंट या ग्रीस लगा दो भैया, ये तो आम बात है, आप सबको पता भी होगा। हम लोग लोहे की जो भी धातु लाते हैं उस पर पेंट लगा देते हैं। अब पेंट लगाने से क्या होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो भैया पेंट लगा दोगे तो जो हवा और नमी है और जो लोहा है उनके बीच ये जो पेंट है एक पर्दे का काम करेगा, दीवार का काम करेगा, और लोहा और हवा जो मतलब हवा और पानी को लोहे के तक पहुंचने से रोकेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ग्रीस लगाकर भी कर सकते हो, ठीक है। विद्युत लेपन द्वारा, एक विद्युत लेपन होता है बच्चों जिसके द्वारा लोहे के ऊपर में निकिल, क्रोमियम, निकिल का संकेत निकिल Ni, क्रोमियम Cr तथा ये श्री धातु, ये क्या हो गया पता नहीं, जयश्री हो गया पता नहीं, है ना, ये गलत हो गया, ठीक है। क्रोमियम धातु की परत पर चढ़ाई जाती है। मैं कहने का मतलब ये विद्युत लेपन कहलाता है। आपने देखा होगा कई बार एकदम ऐसे कि चांदी की तरह चमकता हुआ धातु देखते हो तो उसमें चांदी की परत लगा देती है, ठीक है। मतलब ये धातु का सिंपल सा है, धातु का लोहा है, धातु का लोहा बोल दिया है, ये लोहा धातु है, ठीक है। अब लोहा धातु के ऊपर अगर इसको जंग से बचाना है तो विद्युत लेपन कर दो, मतलब निकिल की या क्रोमियम की इस पर परत लगा दो, उससे वो चमक भी रहेगी और वो जो लोहा धातु है वो उस पर जंग भी नहीं लगेगा, मतलब ये रक्षा का काम करेगा, ठीक है, और इसकी रक्षा करेगा। तो ये है बच्चों, ये तो आपको बहुत ईजी है समझना जंग लगने से कैसे। और इसमें और भी पॉइंट डाल सकते हो आप, हवा और पानी से उसको बचा कर, मतलब हवा और पानी से बचाओ क्योंकि हवा और पानी ही लोहा के साथ रिएक्शन करके जंग लगता है।
अब न रहेगी हवा, न रहेगा पानी, तो कैसे लगेगा जंग, है ना, बन जाएगी आपकी जिंदगानी। तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लोहा की धातु पे संक्षारण क्या होगा और लोहे धातु पे जंग किस प्रकार से लगती है और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक क्रिया किस प्रकार से काम करती है, सारा चीज मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको कुछ और पॉइंट बताने वाला हूँ कि जंग लगने से किस प्रकार से नियंत्रित करा जाता है। तो ये होता है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो देखो किसको बोला जाएगा, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए, जंग लगने से मतलब रस्टिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत, Zn जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनीकरण बोला जाता है। मतलब यहाँ पे कोई लोहे का रॉड है, ठीक है, ये Fe है लोहे का रॉड। अब इस लोहे के रॉड के ऊपर क्या, कौन सी धातु, जिंक, जिंक धातु के ऐसे परत लगा देते हैं, जिसके कारण अब लोहा पे जंग नहीं लगेगा। तो ये अभिक्रिया देखो यहाँ पे जिंक की परत लगा देगी, तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, गैल्वेनीकरण बोला जाता है। तो ये भी जंग को रोकने का एक प्रक्रिया है। तो देखो, तो गैल्वेनीकरण समझ में आ गया। इसी प्रकार से एक और प्रक्रिया है बच्चों जिसको बोला जाता है उत्सर्ग रक्षण। अब ये उत्सर्ग रक्षण क्या है, तो कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अधिक सक्रिय धातुओं का उपयोग करके भी धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है भी बताऊंगा। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्सर्ग रक्षण कहलाती है। माना जैसे कि देखो यहाँ पे मान लीजिए लोहे की धातु है, ठीक है, ये लोहे की धातु है। अब लोहे से जो ज्यादा सक्रिय धातु होगा, लोहे से जो ज्यादा सक्रिय धातु होगा उसकी परत चढ़ा दो, ठीक है, लोहे से ज्यादा सक्रिय धातु की यहाँ पे परत चढ़ा दो जी, इस प्रकार से। तो जो भी धातु को आपको बचाना है उस धातु के ऊपर उससे ज्यादा सक्रिय, ज्यादा एक्टिव तत्व की यहाँ पे या धातु की यहाँ पे परत लगा दो। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि जो ज्यादा सक्रिय धातु है, ज्यादा सक्रिय धातु है वो क्या करेगा, इस लोहा को या जो भी धातु है उस धातु पे जंग लगने से उसकी रक्षा करेगा। मतलब ये अपनी कुर्बानी पहले देगा। मतलब जल और नमी, मतलब नमी, जल और गैस O2, ठीक है, नमी मतलब H2O, गैस यानी हवा O2, ये दोनों आए और आएगा जंग लगाने, किसको जंग लगाने के लिए, लोहा को। तो जो सक्रिय धातु होगा, यहाँ पे सक्रिय धातु की जो परत लगी होगी वो बोलेगा, इसके सामने आके से खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा कि आप पहले मेरे को मार, मैं अपनी कुर्बानी दूंगा, मेरे साथ पहले आप बॉन्ड बनाओ, रिएक्शन करो। तो यह सामने में आ जाता है। तो भैया ये अपनी कुर्बानी दे देता है लोहे के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से लोहा अब जंग लगने से बच जाएगा जी। तो अधिक सक्रिय धातु को अगर किसी कम सक्रिय धातु के ऊपर लेप लगा दें तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्ग रक्षण कहलाती है। तो यहाँ पे सक्रिय धातु को ऊपर में पेंट लगा देते हैं, सक्रिय मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हवा पानी आएगा उसके साथ रिएक्शन करेगा जी, ठीक है। और इस प्रकार से लोहा जंग लगने से बच जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये संक्षारण वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको विदा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।